Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Noreen Fatima. So we are on the topic lesson 4, that is feminist research. Feminist research एक ऐसा research है जिसमें social, psychological, economic, biological और cultural and societal aspect देखा जाता है एक वुमेन के लाइफ में। ओके, तो इनकी मेन रिसर्च की फोकस ये रहती है कि वो स्टेटस एंड कंडीशन चेक करें वुमेन की सोसाइटी में, उसको इम्प्रूव करें। दूसरा ये रहता है कि वुमेन को अक्सर और काफ़ी लो रैंक फेस करना पड़ता है, तो वो जो फेमिनिस्ट रिसर्च होते हैं उनकी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल ये रहता है कि वो फीमेल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसकी सॉल्यूशंस फाइंड करें, और अल्टीमेट गोल ये है कि वो कंडीशन को इम्प्रूव करें और वुमेन की स्टेटस को वो बेहतर बनाएं सोसाइटी में। थ्रेट्स टू जेंडर रिलेटेड रिसर्च, तो कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ डेंजर्स हैं जेंडर रिलेटेड रिसर्च में, उनकी बात करते हैं। जो मार्गरेट आइकलर 1988 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो पहला है एंड्रोसेंट्रिसिटी। तो बेसिकली अक्सर जेंडर रिसर्च में एक डेंजर होता है जो कि एंडोसेंट्रिक में ये यूजुअली ये होता है कि वो अक्सर हर इश्यूज़ को मेल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उनकी मेल की जो पर्सपेक्टिव है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और फीमेल्स की ये पर्सपेक्टिव को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा है ओवर जनरलाइजिंग। ओवर जनरलाइजिंग में अक्सर ये होता है कि ओवर जनरलाइजिंग में ये होता है कि अक्सर रिसर्चर्स सिर्फ एक सेगमेंट लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन का जो कि मेन होते हैं अक्सर, और फिर उसे जनरलाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल मेन एंड वुमेन बोथ। तो ये मोस्टली ये कोशिश करते हैं ओवर जनरलाइजिंग के थ्रू कि ये बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल की कंक्लूजन को सपोर्ट करे। ये अक्सर ये ओवर जनरलाइजिंग सही भी होता है, फिजिबल भी होता है, इजी और मतलब लाइक सपोर्टिव होता है, बट अक्सर ये बायसनेस भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मेल सैंपल्स को ही स्टडी किया जाता है एंड फिर उसको वो जनरलाइज उसको पुटअप कर दिया जाता है पूरे इंसानियत पे, पूरी, चाहे वो उसमें मर्द आए या औरत आए। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइंडिंग और कंक्लूजन ये होता है। फाइंडिंग और कंक्लूजन जो ओवर जनरलाइजेशन के थ्रू आता है वो पूरी इंसानियत पे होता है रादर देन जस्ट मैन अलोन। बट इन लोग की एक गलती होती है कि ये डेटा सिर्फ मैन का ही लेते हैं। बट ओवर जनरलाइजिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्चर्स कुछ फिनोमेना में फीमेल सब्जेक्ट्स को लेते हैं, बट जो फीमेल सब्जेक्ट्स की जिस भी रिसर्च को वो पिक किए हैं, जो भी रिसर्च पिक की हैं उसमें अगर फीमेल सब्जेक्ट्स हैं तो उन रिसर्च के कंक्लूजन या जो भी इन्फ्रेंसेस आते हैं उनको मेन पे भी अडेप्ट कर देते हैं। ओके, और अक्सर ओवर जनरलाइजिंग एक प्रॉब्लम भी बन जाती है जब अब अगर मतलब एक एरिया है जैसे कि वाइट पीपल जो कि एडुकेटेड हैं और मान लीजिए वो मिडिल क्लास भी हैं, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी में, तो उनको वो पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उन पे भी अप्लाई कर दिया जाता है। तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं कल्चरल बैकग्राउंड्स के बीच, ये नॉर्म्स के बीच, अलग अलग एरिया का अलग अलग रूल्स होता है तो मोस्टली तब प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज एक एरिया के सब वो कंक्लूजन या वो इन्फ्रेंसेस आप पूरी दुनिया पे अप्लाई कर देते हो। एंड क्योंकि एक एरिया दूसरे एरिया से ये डिफरेंट होता है, वहाँ की अपनी एटीट्यूड होती है, वहाँ की अपनी कल्चर होती है, तो इस वजह से ओवर जनरलाइजिंग कभी कभी प्रॉब्लम भी बन जाता है।
उसके बाद है जेंडर ब्लाइंडनेस। जेंडर ब्लाइंडनेस में अक्सर ये होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जो भी जेंडर मेल एंड फीमेल के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं। डबल स्टैंडर्ड में ये होता है कि ये जो रिसर्चर्स हैं जो जेंडर पे रिसर्च कर रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल एटीट्यूड, उनकी अपने थॉट्स, उनकी अपनी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है प्रॉब्लम लाती है उनके अपने रिसर्च में। जैसे कि अक्सर मेन एंड वुमेन के टर्म्स में ये वो इस तरह डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो मेन है वो फैमिली का हेड होता है और वुमेन को खाली सिर्फ घर के काम करने होते हैं। और उसके बाद आता है इंटरफ्रेंस में रिसर्च में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्या परसेप्शन है अगले सेक्स को लेकर के, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो भी ज़्यादा इंटरफेयर करती है हमारी अपनी रिसर्च फाइंडिंग प्रोसेस में। अब जैसे कि मॉरीन जियोवानी 1992 में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की। ये अपनी एक स्मॉल कम्युनिटी में अपनी रिसर्च कर रही थी। वो सिंगल वुमेन थी, यानी कि कोई हस्बैंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो सिंगल वुमेन थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई प्राइवेट कन्वर्सेशन, जब भी वो अकेले में मेन से ये कन्वर्सेशन करती थी, अपने रिसर्च का ही क्वेश्चन आयर सर्वे करवाती थी या इंटरव्यू करती थी या अपने रिसर्च से रिलेटेड। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और काफ़ी सारे जगह में उनको मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकती हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि अगला आपका सब्जेक्ट क्या सोच रखता है आपके ये जेंडर या सेक्स के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओके, अब जेंडर रिसर्च इट यूजेस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा कलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं? वो सिस्टमैटिक होता है, डिफाइंड होता है, उसमें स्टेप्स होते हैं। सिस्टमैटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप, और उससे हमें अपनी जो भी अपनी रिसर्च है वो वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सब्जेक्टिव बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी रिसर्च का मेन इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस निकलना चाहिए। तो इसलिए साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। अब जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में जो स्टेप्स हैं, पहला ये है कि हमें अपनी रिसर्च को आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद है रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी पहले क्या रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में पढ़िए। ये उससे और क्या क्या रिसर्च हुई, उसको और किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट बनाएंगे। उसके बाद आप अपनी रिसर्च की डिज़ाइन बनाएंगे कि कौन से मेजरमेंट्स यूज़ करने हैं, किस तरह की उसको कंडक्ट करना है। ओके, देन अपनी डेटा को एनालाइज करेंगे, जो भी आपने पूरे डेटा कलेक्ट किए हैं थ्रू डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग। ओके, फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करने के बाद, डेटा को समझने के बाद, उस डेटा से रिजल्ट निकालने के बाद आप उसमें से कंक्लूजन निकालते हो अपनी रिसर्च के लिए। तो आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जेंडर रिसर्च, मोस्टली ये पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है या फिर ऑब्जर्वेशन पे होता है, या जो पॉपुलर इशू आजकल चल रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, और जो न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स पे भी होता है, या फिर पहले का जो रिसर्च हो चुका है लिटरेचर, तो उसका आप रिव्यू करते हो। फेमिनिस्ट या जेंडर रिसर्च के दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के तीन एरियाज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड अवेलेबल टू साइकोलॉजिस्ट, मोस्टली ये किस के थ्रू हो जाता है? डिस्क्रिप्टिव किस तरह करते हैं? आप ऑब्जर्वेशन की तरह भी कर सकते हो, कोरिलेशनल रिसर्च यानी कि दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करके, ये सर्वेज, अनऑब्स्ट्रूसिव मेथड्स, केस स्टडी भी कर सकते हो, फोकस ग्रुप या मेटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के चार एरियाज़ हैं, सर्वे,
मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं। कॉमनली सर्वे यूज़ किया जाता है, कोरिलेशनल यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्वेशनल यूज़ किया जाता है एंड कंटेंट एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी यूज़ किया जाता है, इंटरव्यू यूज़ किया जाता है, एथनोग्राफी यूज़ किया जाता है एंड फोकस ग्रुप। अब ये डिस्क्रिप्टिव में पहला हमारा है सर्वे। सर्वे सबसे अच्छा अप्रोच है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि हमें इससे जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और ज़्यादा लोगों से मिल जाती है और कम टाइम में मिल जाता है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स को हम कुछ क्वेश्चंस का सीरीज़ देते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जिस पे उनको कुछ रिस्पॉन्स करना रहता है। सर्वे यूजुअली ये उन स्टडी के लिए अच्छा होता है जिसमें हमें लोगों की ओपिनियन, एटीट्यूड या उनकी सोच या उनके थॉट्स या उनकी प्रेफरेंस या उनकी वैल्यू या उनकी नॉर्म्स के बारे में या उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना होता है। सर्विस इज जो भी हमारी रिसर्च का जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, अगर वो रिसर्च क्योंकि ड्यू टू एथिकल रीजंस हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो सर्वे एक बेस्ट मेथड होता है रिसर्चर के लिए कि वो डेटा कलेक्ट कर सके थ्रू सर्वे। ओके, डेटा इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन सर्वे यूजुअली किस तरह होता है? क्वेश्चनायर में होता है, या तो आप क्वेश्चनायर बाय पर्सन मतलब मेल करके उस बंदे को दे देते हो क्वेश्चनायर, या मेल कर देते हो या ईमेल कर देते हो। वो दूसरा इंटरव्यू फेस टू फेस भी होता है, पर्सनल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक कॉल पे भी हो सकता है, और या फिर जूम मीटिंग्स या फिर वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है। न्यूज़पेपर और मैगजीन सर्वे भी होती है। फिर आपको सर्वे के लिए जो वो अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं, ट्रेंड स्किलफुल वो इंटरव्यूज़ चाहिए, और आपको वर्डिंग सही से बोलना होता है, वरना अगला बंदा आपका क्वेश्चन या स्टेटमेंट नहीं समझ सकता है। दूसरे कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से सर्वे की कुछ कमियां होती हैं, ये समझ लें। पहला है कि इन डेप्थ स्टडी नहीं हो पाती है, उसमें यूजुअली क्वेश्चंस हम पूछते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाती। तीसरी बात ये कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वी डिपेंड ऑन सेल्फ रिपोर्ट। हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बंदा अपने में मतलब क्या फिल कर रहा है और क्वेश्चनायर किस तरह फिल कर रहा है, वो चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता है। मे बी वो गलत भी भर सकते हैं, डायरेक्ट खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि क्या सच है क्या झूठ है। चौथी बात ये कि ही सेल्फ रिपोर्ट मोस्टली जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी मेमोरी पे डिपेंड होता है। और अक्सर आप जानते हैं कि मेमोरी कभी कभी डीके हो जाती है। फिर आता है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च में ये समझने की एक प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप रहता है दो वेरिएबल्स के बीच में, और ये कुछ सोर्सेज ऑफ डेटा हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, मोस्टली इसमें ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है। वैल्यू इनकी +1.00 से -1.00 तक होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पता चलता है एंड दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन पता चलता है। देन आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब वो दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्टली ऑब्जर्व हो सकता है, एक इनडायरेक्टली ऑब्जर्व हो सकता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मतलब कि आप जिस चीज़ को भी ये ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, आप उसमें उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो। अगर किसी हमें ये क्लास के स्टूडेंट्स का वो बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना है, तो या तो हम क्लास में जाके बैठ जाएंगे या फिर हम क्लास के टीचर बन के जाएंगे जिससे बच्चों को पता ना लगे। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन एक होती है बिना इंटरफेयर किए हुए, वो हम दूर से सीक्रेटली ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसके क्या बिहेवियर्स हैं, जो भी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग रहता है, और फिर बाद में उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं।